नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं निदा अहमद। 2024 में किसके सर बंधेगा सेहरा? अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव में पीएम मोदी को सत्ता से बेदखल करने के लिए पटना में विपक्षी दलों का महामंथन हुआ। महाबैठक में शामिल हुए नेताओं में 2024 में एक साथ चुनाव लड़ने पर सहमति बनी और अब अगली बैठक 12 तारीख को सुना है कि शिमला में रखी गई है, जिसमें एकजुटता को लेकर अंतिम फैसला होना है। बैठक खत्म होने के बाद नेताओं ने बाकायदा इसकी घोषणा की है और वहीं बैठक में 2024 में विपक्ष का चेहरा कौन होगा, इसके लिए पहली ही बैठक में कोई फैसला नहीं हुआ है। मगर राजनीति गलियारों में आरजेडी प्रमुख लालू यादव उस बयान को 2024 में विपक्ष के चेहरे से जोड़ा जा रहा है, जिसमें उन्होंने राहुल गांधी को शादी करने की सलाह देते हुए कहा कि आप शादी कर लीजिए, हम बाराती बनेंगे। लालू यादव का राहुल के सिर सेहरा बांधने वाले इस बयान के मायने कहीं न कहीं 2024 में विपक्ष के चेहरे की तरफ इशारा माना जा रहा है। वहीं बीजेपी इस बैठक को लेकर विपक्ष पर तंज कस रही है। आखिर कौन होगा 2024 में विपक्ष का चेहरा? क्या 2024 में विपक्ष दे पाएगा पीएम मोदी को टक्कर? इस पर हम सब चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। शादी करिए और हम लोग बाराती चले और शादी करिए, बात मानिए। आपकी मम्मी हमको बोलती हाँ, एकदम पक्का करना पड़ेगा। 23 जून दिन शुक्रवार और जगह पटना का बिहार के मुख्यमंत्री आवास स्थित नेक संवाद कक्ष। विपक्षी दलों की पिछले कई महीनों की मेहनत की पहली अग्नि परीक्षा हुई और आगामी लोकसभा चुनाव में बीजेपी के खिलाफ एकजुट होकर चुनाव लड़ने पर विपक्षी दलों की सहमति बनी है। और काफी अच्छी मुलाकात हुई है और एक साथ चलने की सहमति हुई है और उसके बाद अगली मीटिंग कुछ ही दिनों के बाद सब पार्टियों की एक और की जाएगी। सभी नेता एक होकर हम आगे चुनाव लड़ने की एक कॉमन एजेंडा तैयार कर रहे हैं और हम 10 या 12 तारीख को फिर हमारे इसमें हिमाचल में शिमला में हम वहाँ फिर मिल रहे हैं। तो नंबर 1, वी आर यूनाइटेड, हम लोग एक है। दूसरी बात है, वी विल फाइट यूनाइटेडली, ये दूसरी बात है, हम लोग एक साथ में लड़ेंगे। तीसरी बात ये हुआ है कि हमारा लड़ाई, हमको अपोजिशन मत बोलो, हम लोग भी देश का सिटीजन है। पटना में 15 विपक्षी दलों की एकजुटता बैठक में ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, भगवंत मान, एमके स्टालिन समेत 6 राज्यों के सीएम और अखिलेश यादव, उद्धव ठाकरे, महबूबा मुफ्ती समेत 5 राज्यों के पूर्व सीएम शामिल हुए। राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी बैठक में मौजूद रहे। वहीं विपक्षी दलों की बैठक पर बीजेपी ने तंज कसते हुए कहा कि बैठक केवल एक फोटो सेशन था और विपक्ष दिन में सपने देख रहा है। कि फोटो सेशन के अलावा वो कुछ नहीं था, क्योंकि मुझे किसी ने बताया कि लालू जी लिट्टी खिला रहे हैं, दिखा रहे हैं, राहुल जी को कह रहे हैं जरा शादी उदी कर लो। फोटो सेशन नहीं तो और क्या था? मैं पूछना चाहता हूँ। और भारतीय जनता पार्टी तो अगर जिन स्टेटों में देखें सबसे 1-to-1 लड़ाई हो रही है। सोचना उन लोगों को है कि उन लोगों को क्या करना है। आज मोदी जी दुनिया में भारत को एक
नंबर पे ले जाने का काम किया। आज पूरी दुनिया भारत से हाथ मिलाना चाहता है। ये मोदी जी ने गलत किया क्या? चलिए, दिन में सपने देख रहे हैं लालू जी, नीतीश जी और बाकी लोग। इन लोग की एकता कितनी मजबूत होगी ये भी हम देखेंगे। ये लालू जी और नीतीश जी इमरजेंसी में जेल गए थे, इंदिरा जी की सरकार में कितना सफर किए थे, जेपी मूवमेंट के साथी थे। आज कुर्सी के लिए राहुल गांधी की स्तुति कर रहे हैं, एक उनके सामने झुक रहे हैं और एक उनकी शादी की बात कर रहे हैं। तो कुर्सी के लिए लोग कहां तक चले जाते हैं। और आज देखिए, जब एक बहुमत की सरकार आती है तो देश कहां पहुंचता है। ये नरेंद्र मोदी जी के अमेरिका की सफल यात्रा कि अमेरिका भी आज भारत के साथ साझा रिश्ता बराबरी का कर रहा है। अगले महीने शिमला में होने वाली विपक्षी दलों की दूसरी बैठक में 2024 के लिए क्या क्या बड़े फैसले लिए जा सकते हैं, आइए उस पर नजर डालते हैं। सीट बंटवारे का फॉर्मूला तैयार होगा। दलों और नेताओं की भूमिका पर चर्चा होगी और कॉमन मिनिमम प्रोग्राम तय करना भी चर्चा हो सकती है। वहीं 2024 के लिए गैर बीजेपी दलों के सामने मोदी को रोकने के लिए कई बड़े चैलेंज का सामना करना होगा, जिसमें आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में 2024 के लिए कैसे डील होगी, टीएमसी, कांग्रेस और लेफ्ट में सीट शेयरिंग कैसे होगा, यूपी में सपा और कांग्रेस में सीट बंटवारे का फॉर्मूला क्या होगा। तमाम ऐसे विपक्ष के सामने बड़े चैलेंज होने वाले हैं। अब देखने वाली बात होगी कि अगले महीने शिमला में होने वाली विपक्षी एकता बैठक में विपक्षी दलों में बनी सहमति बरकरार रहती है या कोई बदलाव देखने को मिलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। तो ऐसे में हमारा आज का सवाल है कि 2024 के लिए विपक्ष का मंथन कितना होगा कामयाब, आखिर कौन होगा 2024 में विपक्ष का चेहरा। क्या विपक्ष दलों का मंथन पीएम मोदी के लिए 2024 की राह कठिन करेगा? इन सभी सवालों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ आज बीजेपी नेता आलोक वत्स जी स्टूडियो में मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है आलोक जी आपका। साथ ही साथ कांग्रेस नेता अजय अरोड़ा जी हमारे साथ मौजूद हैं। अजय जी आपका भी स्वागत है। सपा नेता अली अब्बास काजमी साहब यहाँ मौजूद हैं, बहुत स्वागत है आपका भी। और साथ ही साथ वरिष्ठ पत्रकार विपिन शर्मा जी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अजय जी मैं आप ही के पास आना चाहूंगी, क्योंकि देखिए बात हो रही है बारात की, शादी की, दुल्हा की। अब ऐसे में जिसकी बारात आनी है, जहां दूल्हा बनना है, तो हर कोई आप ही को मुबारकबाद दे रहा है कि मुबारक हो तुमको ये शादी तुम्हारी, सदा खुश रहो तुम, दुआ है हमारी। लेकिन इंतजार दूल्हे की हाँ का है सर। निधा जी, जहाँ तक सभी इकट्ठे हुए, सभी ने प्यार दिया राहुल गांधी को, सभी ने, लालू जी ने अपनी बात रखी। और जिस प्रकार से 2024 की बात निधा जी, अब 2024 पे आते हैं। बिल्कुल, अभी तो पहली बैठक की 12 जुलाई को क्या क्या होगा, क्या इसमें अमेंडमेंट्स होनी है, क्या इस जो विपक्ष इकट्ठा हो गया क्या कहना चाहता है। तो मुझे लगता है कि 12 जुलाई को शिमला के अंदर दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। नहीं, जिस तरीके से बैठक में सारी रस्मों की तो बात हो गई सर, लेकिन दूल्हे की हाँ अभी बाकी है। क्या लग रहा है, घर वाले मना नहीं पा रहे क्या दूल्हे को? देखिए, मना भी लेंगे, चर्चा भी होगी। और जहाँ तक राहुल गांधी का सवाल है, हमारे नेता हैं और हम चाहेंगे कि जिस प्रकार से सभी दल, सभी देश के दल, विपक्षी दल जो भारतीय जनता पार्टी से पीड़ित हैं कहीं न कहीं, और जिस तरह से भारत का लोकतंत्र खतरे में है, उसको बचाने के लिए राहुल गांधी बिल्कुल तैयार होंगे। और हम भी आशा करते हैं और हम चाहते हैं एज ए कांग्रेस, मैं चाहता हूँ एज ए इंडिविजुअल भी, एज पार्टी लाइन भी, कि राहुल गांधी चेहरा बने। क्या दिक्कत है, हम तो चाहते हैं। आलोक वत्स जी, आप महज ये कह रहे हैं कि फोटो सेशन है, वीडियो बनेंगी, फोटोज पड़ेंगे। तो देखिए, जिस शादी का जिक्र इस बैठक में हुआ है और जिस दूल्हे के सर पर सेहरा सजने की बात कही जा रही है, नहीं लगता ऐसी शादियों में बहुत ज्यादा जरूरी हो जाते हैं अच्छे अच्छे फोटोज आना, अच्छी अच्छी वीडियोज आना। बीजेपी कैसे देख रही है इस दुल्हा को?
नहीं, दे हैव नथिंग टू शो। हाँ। उनको दिखाने को कुछ नहीं है, सिर्फ कह रहे हैं हम एकजुट हो जाएंगे। मैं जानना चाहता हूं हमारे वरिष्ठ साथी जो समाजवादी के बैठे हुए हैं, कितनी सीट कांग्रेस को देंगे ये उत्तर बिल्कुल प्रदेश मेरा में? अगला सवाल यही था। अली अब्बास जी बैठे हुए हैं समाजवादी पार्टी की तरफ से। अब्बास काजमी साहब, ऐसे में देखिए जो सवाल मैं आपसे पूछना चाह रही थी आलोक जी ने पूछ लिया, कितनी सीटों पर सहमति बनेगी, क्या लग रहा है? या फिर क्या वाकई में अखिलेश यादव इस मूड में है कि अगर बारात बनने की जगह आई तो समाजवादी पार्टी जो है सिर्फ बारात का हिस्सा बनेगी, या फिर सेहरा सर के किसके सर सजेगा इस पर भी कुछ विचार करेगी? 7 प्रधानमंत्री दिया हुआ अभी तक इन्होंने देश को। सुन लीजिए अब काजमी 7 काजमी साहब को सुन लीजिए। हाँ, देखिए, बीजेपी के प्रवक्ता खुद इस बात को मान रहे हैं कि चेहरा जो है वो कहां से फिट बैठेगा और कौन सा स्टेट जो है प्राइम मिनिस्टर देने वाला सबसे बड़ा जो है प्रदेश यूपी है। तो यूपी के लोग एक से एक बड़ा ज्ञानी है। 25 करोड़ की आबादी है और जितने भी विपक्षी दल थे उनमें से कम से कम 60% का प्रतिनिधित्व जो है इस मीटिंग में हो रहा था यूपी से। तो हम ये मान के चलते हैं कि यूपी इतना बड़ा स्टेट है कि उसमें जो है कोई प्रधानमंत्री तो क्या, यहाँ से जो है एक से एक बड़ा ज्ञानी जो है इस सूबे से निकला है। और कौन सी पार्टी ऐसी है जिसके पास जो है काबिल नेता नहीं है? क्या बीजेपी ही जो है सेहरा बांधने वाली सबसे बड़ी पार्टी है? हम ये चाहेंगे कि सेहरा उसके सर बंधे जो कम से कम बीच में जो है दुल्हन को छोड़ के ना भागे। सेहरा उसके सर बंधे जो देश के लिए सोचे, देश में नफरत फैलाने वालों के ऊपर जो है लगाम लगाए। और सेहरा उसके सर बंधे जिससे हमारे माननीय कुल मिलाकर के मतलब अगर कुछ सेहरा किसी के भी सर पे बंधता है तो समाजवादी पार्टी को कोई दिक्कत नहीं है। समाजवादी पार्टी को कोई दिक्कत नहीं है चाहे सेहरा किसी के भी सर बंधे, बस इतना हाँ या ना? देखिए, यहाँ बैठ के कोई सेहरे की बात जो कर रहे हैं लोग, वो चैनल पे बैठ के सेहरे वाली बात जो है वो कोई तय नहीं होती है। हमारे सवालों के जो है से जो माननीय जो प्रवक्ता हमारे भाई, बड़े भाई बैठे हैं, छोटे हैं या बड़े हैं, मैं उनका बड़ा सम्मान करता हूँ। लेकिन सेहरा ऐसे सर पे सजता है जो सबको साथ लेके सबसे प्यार मोहब्बत की बातें करे। नहीं तो गठबंधन का हिस्सा है कोई एक नाम, क्या लगता है आपको? इतने सारे लोग एकजुट है, उसमें से कोई एक नाम बता दें, कोई एक नाम बता दें। जितने भी गठबंधन में नेता वहाँ उपस्थित थे, हर कोई जो है प्राइम मिनिस्टर बनने लायक है। मतलब 2024 में एक साथ कई प्रधानमंत्री होने वाले क्या? कई से मतलब नहीं है, सब में काबिलियत है, सब में योग्यता है। एक पर तो सहमति दिखानी होगी ना सामने आएगा, लेकिन चेहरा कोई पहले से तय करना कोई जरूरी नहीं है कि जो पहले से हम चेहरा तय कर लें। बिल्कुल ठीक है, चलिए विपिन शर्मा जी को सीट बता दीजिए अब्बास भाई, कितनी सीटें देंगे आप सीट शेयरिंग पर भी आलोक जी बात करेंगे, सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर भी बात होगी। लेकिन जरा वरिष्ठ पत्रकार विपिन शर्मा जी हमारे साथ मौजूद है, उनका हम रुख कर लीजिए। विपिन जी, आपको क्या लग रहा है एक वरिष्ठ पत्रकार होने के नाते? देखिए, जब तक मीटिंग नहीं हुई थी, जब तक इस बैठक में लोग नहीं पहुंचे थे, तो बाहर तब तक मीटिंग में जाने से पहले था मोदी को हराना है, मोदी को हराना, मोदी को हराना। लेकिन जब मीटिंग के अंदर सारे लोग इकट्ठे हुए तो राहुल को दूल्हा बनाना है। निधा जी, ना पक्ष ना विपक्ष, पत्रकारों को निष्पक्ष होकर बात करनी चाहिए। तो मैं दोनों पहलुओं को उजागर करूंगा। पहली बात है, लोकतंत्र की खूबसूरती है कि हमारा विपक्ष मजबूत हो, सरकार की कमी पेशियां उजागर करे, खामियां उजागर करे, मुकम्मल तरीके से अपनी आवाज उठाए। लेकिन साथ साथ मैं दोनों, क्योंकि दोनों पहलुओं को उजागर करूंगा इस चर्चा में संक्षेप में, कि अगर ये हम मुद्दा क्या है, ये आज चर्चा किस लिए रखी गई है, ये बैठक पटना में 23 जून को क्यों हुई थी? उसके पीछे मुद्दा था सारा विपक्ष बनाम नरेंद्र मोदी। भले ही हिंदुस्तान में ये प्रेसिडेंशियल चुनाव नहीं होते जैसे अमेरिका में होते हैं कि वहां प्रेसिडेंशियल डिबेट्स होती हैं रिपब्लिकन्स की और डेमोक्रेट्स की, लेकिन फिर भी यहां पर एक बात तय है कि नरेंद्र मोदी की जो लोकप्रियता है वो देखते ही बनती है, उस पे आप सवाल नहीं उठा सकते। ये जो मोदी मोदी के नारे लगते हैं, क्या किसी को पैसे देके ऐसे नारे लगाए जा सकते हैं? देश विदेश में हर एक जगह, तो ये बात स्वीकार कर लेनी चाहिए। और दूसरी बात, अगर विपक्ष की बात करें और खासतौर पे ग्रैंड ओल्ड पार्टी कांग्रेस की, क्योंकि अगर यहां पर कड़ा मुकाबला होगा 2024 में, तो उसमें कांग्रेस की भूमिका की बहुत अहमियत होने वाली है। और ये किसी को भी हल्का नहीं समझना चाहिए, ये कह देना चाहिए कि बिल्कुल आसान रहा है भाजपा की, तो सरासर गलत है।
ये हमने पिछले भी चुनावों में देखा है कि चुनावी पंडित अपने अपने आंकलन लगा रहे थे, बिल्कुल वो फेल हो गए थे। मैं कर्नाटक का उदाहरण देना चाहता हूं, बार बार बोला जा रहा था कांटे की टक्कर होगी, बराबर का मुकाबला होगा, अंत में तो एक तरफा मुकाबला हुआ जो परिणाम आए थे। तो यहां पर बहुत बढ़िया तरीके से कांग्रेस की वापसी हुई है, पहले हिमाचल में वापसी हुई है। तो ये भी कारण है कि यहां पर अब विपक्ष को दोबारा उम्मीद की किरण नजर आई है और कांग्रेस के साथ हाथ मिलाना चाहते हैं। और सबसे बड़ी बात है, कांग्रेस पार्टी ने बलिदान दिया है, इसको भी पा दिया है, तो उनको हल्के में नहीं ले सकता। उनके हर एक बयान के पीछे कुछ ना कुछ मायने होते हैं। तो क्या अगर यहां पर सेहरा उनके सर पे होता है तो क्या ऐसा कुछ मास्टर स्ट्रोक खेलेगी कांग्रेस पार्टी कि यहां पर अंत में बिल्कुल किसी और का नाम चयन कर दिया जाए, किसी और का नाम आगे लेके आ जाए, तो वहां पर ताकि एक तीर से कई निशाने लग जाए। और मकसद एक है कि भाजपा को सत्ता से दूर रखना है और किसी भी हालत में 2024 में यहाँ पर चाहे उसके लिए किसी भी नेता के लिए रजामंदी हो जाए। बिल्कुल अजय जी, बहुत अच्छा ये सवाल है कि क्या वाकई में कांग्रेस पार्टी जो है अब आगे भी किसी कुर्बानी के लिए तैयार रहेगी? अगर राहुल के अलावा किसी और के नाम पर सहमति बनती है तो क्या कांग्रेस पूरा समर्थन देगी, सपोर्ट करेगी? क्योंकि देखिए कई चेहरे जो पूरा विपक्ष इकट्ठा हुआ, उसमें चाहे नीतीश की बात कर ले, ममता की बात कर ले, अरविंद केजरीवाल, खैर वो नहीं पहुंचे थे, लेकिन राहुल, ऐसे में कई लोग हैं जो दबी जुबान से जरूर ये कहते हैं कि हाँ पीएम उम्मीदवार हम ही होंगे। केजरीवाल गए थे। नेताजी 12 जुलाई की बैठक है और जो भी तय होगा आपके समक्ष आ जाएगा। ये हमारा शीर्ष नेतृत्व तय करेगा और विपक्ष में जितने भी हमारे गठबंधन के साथी बनेंगे ये वो निर्णय लेंगे। और मैं तो कहता हूँ कि विपक्ष कामयाब होगा, इस बार कुछ काम होने वाला है। मुझे याद है जब भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार जब बनी और किस प्रकार से इन्होंने कई दलों से समझौता किया और उसके बाद पीठ पे चित्र घोंप किया, चाहे शिवसेना हो, चाहे अकाली दल हो, चाहे पीडीपी हो, तो इन्होंने कहीं ना कहीं सबको धोखा दिया है। और जहां तक विपक्ष की बात है, निदा विपक्ष कामयाब होने वाला है और जिस तरह से पिछले चुनावों में प्रयास किया गया, लेकिन जो 2024 का प्रयास है ये देखने योग्य होगा। करत करत अभ्यास के जड़मती हो सुजान, रसरी आवत जात ते छिल पर परत निशान। अब की देखना कि जिस प्रकार से हम प्रयास कर रहे हैं और हम कामयाबी की ओर जा रहे हैं। निदा हमारी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी से नहीं है, हमारी लड़ाई बढ़ती हुई महंगाई, बेरोजगारी, महिला उत्पीड़न, जिस प्रकार से हमारी पहलवान बेटियां बैठी हैं, हम उनकी सेवा करने के लिए इकट्ठे हो रहे हैं कि देश में हम रोजगार दे सकें। हम 15 लाख का तो वादा नहीं करेंगे, न जुमला कहेंगे, लेकिन जो वादे हम कर सकते हैं वो वादे विपक्ष करेगा। हम कुशल और लोकतांत्रिक सरकार देंगे, लोकतांत्रिक। हाँ ठीक है, आलोक बस जी। हाँ, दरअसल मैं अरविंद केजरीवाल का नाम ये इसलिए कहा था, वो टंग ऑफ स्लिप था कि नहीं गए, कि वो साथ में नहीं नजर आ रहे, वो अपनी शर्तें रख रहे हैं। एक भाई ऐसे हैं जो अलग थलग पड़ते हुए नजर आ रहे हैं इस पूरे गठबंधन में। हाँ, शर्त तो नीना जी और लोगों ने भी रखी। हाँ, तो लेकिन आलोक जी आपको क्या लग रहा है? देखिए 2024 में जिस तरीके से पूरे महागठबंधन को एकजुट करने की कोशिश में नीतीश कुमार लगे हुए हैं, चुनौती तो है बीजेपी के सामने अगर सब एक साथ आ जाते हैं। उमर अब्दुल्ला ने 370 के बारे में भी विपक्षी दलों को अपना रुख स्पष्ट करने के लिए कहा। ये भी एक बहुत अहम मुद्दा था। अभी आप देखते जाइए, धीरे धीरे हर लोगों की शर्तें आएंगी और जान लीजिए 162 सीटों में उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल एंड बिहार, 162 सीटों में लंगड़ा घोड़ा भी नहीं है कांग्रेस। दे आर नोवेयर। ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं। मैं अभिमान नहीं, आलोक जी आप हमारे मित्र हैं, इतना अभिमान नहीं, अभिमान चूर होने वाला है। ठीक है, अगर आपको लंगड़े घोड़े से आपत्ति है तो मैं वापस लेता हूँ। वहाँ कमजोर है, निहायत कमजोर है। आलोक जी हाँ। आप खरगोश हैं, हम कछुए मानते हैं। आप खरगोश हैं, हम खरगोश हो ही नहीं सकते। मैंने कहा ना, आपको अगर इस सबसे आपत्ति हुई तो मैंने कहा मैं उसको वापस लेता हूँ, लेकिन वहाँ निहायत कमजोर है कांग्रेस। ठीक है, खरगोश, कछुआ, घोड़ा, इंसान ही रहिए, जानवर पे क्यों जा रहे हैं? ठीक है, इंसान ही रहिए, इंसान है, हम सब इंसान ही बने रहिए। मैंने आपको कहा ना कि वहां पर 162 जगहों पे कांग्रेस का वजूद कहीं नहीं है। मैं जानना चाहता हूं समाजवादी के मेरे दोस्त से, कांग्रेस के प्रवक्ता से, और अगर जेडीयू और आरजेडी का कोई प्रवक्ता तो है नहीं, कि ये लोग कांग्रेस को कितनी सीटें देंगे इन जगहों पे। और मायावती, ये ममता जी ने कहा है कि अगर सीपीएम का साथ ये ग्रुप देगा तो मैं इस सीपीएम के साथ नहीं रहूंगी। तो विरोधाभास ठीक है कितनी है।
समझ ये गए, देखने आपकी को बात मिल आप क्या रही कहना है। चाह रहे हैं, समझ गए, ठीक है। अली उसके अब्बास काज़मी उसके आगे साहब, एक 56 इंच के सीने का कद्दावर नेता जिसका अश्वमेध का घोड़ा सर पर दौड़ रहा है, हिंदुस्तान के बाहर भी दौड़ रहा है, हिंदुस्तान के अंदर भी दौड़ रहा है। ठीक है अजय जी, आऊंगी मैं आपके पास और इसका जवाब हमें लेने की कोशिश करेंगे अली अब्बास काज़मी साहब से। और जब ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बड़ी बहस, बड़ी चर्चा हम लगातार कर रहे हैं और समझने की कोशिश यहां पर ये कर रहे हैं कि आखिर 2024 में किसके सर बनेगा सेहरा। मेहमानों का बड़ा पैनल लगातार हमारे साथ मौजूद है और हमारे साथ आलोक वजीर जो कि बीजेपी के नेता हैं वो जुड़े हुए हैं, अजय अरोड़ा साहब कांग्रेस नेता, अली अब्बास काज़मी साहब सपा नेता और साथ ही साथ विपिन शर्मा साहब जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे साथ वो स्टूडियो में मौजूद हैं। अली अब्बास काज़मी साहब, मैं आपके पास आना चाहूंगी ब्रेक पर जाने से पहले। दरअसल देखिए, लगातार जो बात हो रही है, बीजेपी भी ये कह रही है कि भले चाहे कितना भी एकजुट हो जाइए, कितना भी बड़ा महागठबंधन आप तमाम क्षेत्रीय दलों के साथ, तमाम पार्टियों के साथ कर लीजिए, लेकिन आखिर में जो पेच फंसेगा वो फंसेगा सीट शेयरिंग के मुद्दे पर। तो क्या समाजवादी पार्टी कितनी सीटों के लिए तैयार अपने आप को समझ रही है, या फिर कितने में सहमति बनेगी, या कांग्रेस पार्टी को कितनी सीटें होनी चाहिए? देखिए, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के अलावा एक दो दल और भी हैं जो हमारे साथ हैं। ये आज का कोई मुद्दा नहीं है कि सीट बंटवारे पे कोई विरोधाभास है या कोई सहमति नहीं बन पा रही। सीटों का कोई बड़ा मैटर नहीं है। मैटर इस बात का है कि सब साथ मिलकर लड़ें और देश का इतिहास भी याद रखें कि आज तक जो है, अब हम 75 साल 76 साल देश को आज़ाद हुए हो गए हैं। नेहरू जी के अलावा तीसरी बार लगातार कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं बना है, तो ये भी ध्यान में रखें। और लेकिन हमने यूपी में ही गठबंधन में जब देखा था कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में, तो सर आखिर तक ना समाजवादी पार्टी अपने पत्ते खोल पा रही थी, ना कांग्रेस पार्टी खोल पा रही थी। हमने देखा उस वक्त गठबंधन में क्या हाल हुआ था, सीटों को लेकर कैसे आपस में लड़ाई हुई थी। हाँ, पुराने सब चीज जो जितने भी वो हैं उनको भूल जाइए। इस वक्त जो है देश में सारे मुख्य विपक्षी दल जो एक हैं और सब मिल बैठ के जो है सीटों का बंटवारा कर लेंगे और 2024 में इस तरह का एक इनकलाब आएगा कि विपक्षी दल जो है सब मिलके जब लड़ेंगे तो बीजेपी कहीं खड़ी नहीं नजर आएगी। और हमारे नेताजी ने तो कह दिया है, माननीय अखिलेश यादव जी ने, कि हम 80 की 80 सीटें हराएंगे, बीजेपी को 80 सीटें हराएंगे, पूरी सीटें हम उन्हें हराएंगे। ये हम लोगों ने जो है पार्टी में अपनी जो है ऐसी स्ट्रेटजी बनाई है और विपक्षी दलों के साथ मिलकर और हम मजबूत हो जाएंगे। ठीक है, विपिन शर्मा जी, आपको क्या लग रहा है? देखिए, अब सोशल मीडिया पे एक चीज बहुत ज्यादा तेजी के साथ हो रही है। जब से विपक्ष का एकजुटता सामने आई, लोग ये कह रहे हैं कि इस बैठक से ये साफ संदेश हमें सबको मिलता है और सबको जाता भी है कि जब विपक्ष एक हो सकता है तो फिर जो हम जनता है वो कब एक होकर अपनी मांगे मनवाएगी। नहीं लगता ये एक बहुत बड़ा मैसेज है? देखिए, एक नया ट्रेंड शुरू हुआ था थोड़े समय पहले, डू इट योरसेल्फ। कुछ फ्लाईओवर के उद्घाटन करने थे तो लोग जनता खुद जाके उद्घाटन कर देते थे, नारियल फोड़ते थे और वहां पर इंतजार नहीं करते थे फीता कि नेता फीता आके काटे, किसी भी राजनीतिक दल का हो, किसी की भी सरकार हो। तो और फिर वो नोटा का भी एक ऑप्शन कि यहां पर अगर उनको लगता है कि उनके मन मुताबिक नेता नहीं है, कोई भी उनकी उम्मीदों पे खरा नहीं उतरता या उनको ऐसा विश्वास नहीं मिलता कि कोई नेता उनके अधूरे सपने पूरे करेगा, तो वो दिन भी दूर नहीं, नोटा वाला। लेकिन फिर बहरहाल मुद्दा क्या है इस समय कि जो एक बात समझनी चाहिए कि लोकसभा के चुनाव के क्या मायने हैं, विधानसभा के क्या मायने हैं, नगर निगम के क्या मायने हैं, ये एक आम आदमी भली भांति समझता है। और मैं बड़े जिम्मेदारी से बोलूंगा, ये नेताओं से ज्यादा भली भांति समझते हैं। दिल्ली का मॉडल ले लीजिए आप, दिल्ली एक अपने आप में बहुत बड़ी केस स्टडी है। वही जनता है, जनता बदली नहीं है दिल्ली की, वही है जनता। लोकसभा के चुनावों में 7 सीटें भाजपा को, विधानसभा के चुनावों में प्रचंड बहुमत आम आदमी पार्टी को 2 बड़े चुनावों में विधानसभा के, और वही बात है नगर निगम में एक कांटे की टक्कर रही। और लेकिन यहां पर है कि एक स्वर्णिम दौर था कांग्रेस पार्टी का, घूम फिर के सवाल सारा आता है कांग्रेस पार्टी पे, क्योंकि यहां पर देखिए, जब वो गीत याद आ रहा है कि कोई शर्त होती नहीं प्यार में, लेकिन फिर भी प्यार शर्तों में तुमने करा। तो ये यहां पर अगर आम आदमी पार्टी एक प्री कंडीशन रख रही है कि जहां पर अध्यादेश में पहले उनकी रजामंदी मिल जाए कि वो उसको बिल्कुल पास नहीं होने देंगे राज्यसभा में, तो वहां पर
स्वीकृति नहीं दे रही कांग्रेस पार्टी। उनको ये लग रहा है कि यहां पर, और सही मायने में दिल्ली में बार बार बोला जाता है कि शिकस्त आम आदमी पार्टी ने भाजपा को दी है। यहां पर अगर हम सही मायने में आकलन करें तो शिकस्त जो करारी हार मिली है वो तो कांग्रेस को मिली है, क्योंकि ये दोनों चुनावों में कांग्रेस अपना खाता नहीं खोल पाई है। और ये वही कांग्रेस है 1998 से लेकर 2013 का दौर, स्वर्णिम दौर। बतौर पत्रकार मैं दिल्ली विधानसभा जाया करता था और जहां नजर जाती थी विधानसभा में वो दृश्य देखते ही बनता था। और वहां पर जहां आपको कांग्रेस के विधायक बैठे दिखाई देते थे, कितने दिग्गज नेता कांग्रेस के, कितने महानुभाव दिए। चौधरी प्रेम सिंह, बड़े कम लोगों को इस बात की जानकारी होगी कि उनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है। तो यही बात है कि कांग्रेस की भूमिका बड़ी अहम होने वाली है। और ये जो तकरार देखने को मिला पटना बैठक में, तो क्या ये थमेगा? और क्योंकि कांग्रेस की भूमिका बड़ी होगी और कांग्रेस के खुद के नेता वहां पर अच्छे खासे नाराज है आम आदमी पार्टी से, क्योंकि करारी हार जाए या वर्चस्व की बात कहें या उनका वजूद जो खत्म होने की कगार पे आ गया, तो बड़े बड़े नेता में जिनका नाम नहीं लूंगा, वो जनता भली भांति समझ रही है मैं कहां इशारा कर रहा हूं। तो वहां पर तो ये बात है कि लोगों को पता है, एक आम आदमी को पता है कि लोकसभा का चुनाव जो होता है वो प्रधानमंत्री का होता है। जैसे पीछे नारा चला था, मुख्यमंत्री के लिए आंख बंद करके अरविंद केजरीवाल, प्रधानमंत्री के लिए नरेंद्र मोदी। तो यहां पर शीर्ष नेतृत्व कौन करेगा देश का, देश में ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय पटल पे? तो ये सवाल है कि प्रधानमंत्री का पहले चयन करे विपक्ष। अच्छी बात है, कमर कस ली है, और बहुत अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पर रणनीति पे बहुत कुछ निर्भर करेगा। जनता की नब्ज समझनी चाहिए कि जनता क्या मुद्दे जाती है और मंथन करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर कोई ना कोई तो कारण होगा। 2014 में तो बोल दिया कि एक लहर थी, मोदी लहर थी, उसके बाद तो सुनामी आई। तो यहाँ पर सारे पहलुओं पे यहाँ पर ये, क्योंकि अगर आप समय रहते नब्ज पकड़ पाएंगे जनता की कि जनता ने किन मुद्दों पर, ये कोई जादू की छड़ी तो थी नहीं भाजपा के पास या नरेंद्र मोदी के नाम पे कि सिर्फ वो बह गए सारे लोग। तो ये समझना चाहिए कि यहाँ पर अगर रणनीति में बदलाव लाया जाए, परिवर्तन ही संसार का नियम है, तो अच्छा खासा प्रदर्शन करेगी विपक्ष। अजय जी है कांग्रेस की तरफ से, उनसे पूछ रहे थे। अजय जी, जिस तरीके से देखिए बिहार में तो हमने देखा कि कैसे बैठक हुई, सब कुछ हुई, और अब सीधा सीधा सब लोग यही कह रहे हैं कि भाई अब राहुल के लिए दुल्हनिया तो लालू ही लेकर के आएंगे, लेकिन बाराती कितने तैयार हैं ये देखने वाली बात होगी। लेकिन ऐसे में मैं आपसे ये समझना चाहूंगी, क्योंकि अगले महीने शिमला में विपक्षी दलों की बैठक होने वाली है, दूसरी बड़ी बैठक इसे कहा जा रहा है, तो ऐसे में क्या क्या बड़े फैसले जो है वो वहां पर लिए जा सकते हैं? अगर आप इस पे कोई रोशनी डालना चाहें तो अजय जी। बिल्कुल निधा जी, बड़े फैसले लेंगे। और जहां तक विपिन जी मेरे भाई हैं, इनकी मैं बात से इत्तेफाक रखता हूँ। मुद्दों पे चुनाव लड़ा जाएगा। इस बार का चुनाव कोई सुनामी नहीं आएगी, कोई वन साइडेड चुनाव नहीं है, लेकिन इसमें जो मुद्दे हैं, मेन मुद्दे, हमारे देश के प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान जो पार्टी है, जिसकी सत्ता पक्ष में है जो लोग, इन्होंने वादा किया था, जो प्रधानमंत्री ने बोला था कि 15 लाख खातों में आएंगे, जब चुनाव 2014 की बात कर रहा हूँ मैं, और खातों में पैसे नहीं आए। उन्होंने कहा कि 2 करोड़ रोजगार देंगे, वो नहीं हुआ। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया, वो नहीं हुआ। यहाँ तो बेटी डराओ और ब्रिजभूषण बचाओ हो रहा है। तो हम मुद्दों पे उन्होंने क्या किया वो सबको पता है अजय जी। अब हम क्या करेंगे, सवाल मेरा ये है कि हम क्या करेंगे। हम मुद्दों पे लड़ाई लड़ेंगे। हम रोजगार की बात करेंगे, हम 15 लाख की बात नहीं करेंगे, हम रोजगार देंगे, हम महंगाई दूर करेंगे, LPG का सिलेंडर सस्ता करेंगे, पेट्रोल डीजल जैसे कच्चे तेल का भाव कम हो गया, तो जो हमारी वर्तमान सरकार है ये भाव क्यों नहीं कम करती तेल डीजल का। तो लेकिन ये कैसे पॉसिबल हो पाएगा, क्योंकि जितना महागठबंधन में लोग हमें नजर आ रहे हैं, जितनी पार्टियां नजर आ रही है, हर कोई अपनी अलग अलग शर्त रखता हुआ नजर आ रही। और जिस प्यार जिस मोहब्बत का जिक्र विपिन शर्मा जी ने कहा, देखिए प्यार में कहा जाता है जब सब एकजुट होता है, एक साथ आते हैं कि कोई हमें प्यार करे तो ऐसे ही करे, और अगर कोई बदल के प्यार करे तो फिर वो क्या प्यार करे। तो ऐसे अगर आप लोगों में आपस में प्यार मोहब्बत है तो फिर शर्तें कैसी? देखिए, जब परिवार में बैठते हैं, अभी मंथन चल रहा है निधा जी, अभी कहना जल्दी होगा, और मैंने तो कहा ना कि 12 जुलाई की प्रतीक्षा करते हैं, और हमें उम्मीद है कि हम जिस प्रकार से केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी इससे मुकाबला करना है, क्योंकि इन्होंने जिस प्रकार से संविधान के पन्ने तार तार किए हैं निधा जी, हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है, पहली बार हिंदुस्तान की इतिहास की बात कर लूं कि सत्ता पक्ष
लोकसभा के अंदर लोकसभा को सदन को चलने नहीं दिया, राज्यसभा के सदन को चलने नहीं दिया। अडानी के मामले पे हमने जेपीसी की मांग की थी और उस पे चर्चा नहीं हुई और इन्होंने वॉकआउट कर लिया। कभी सत्ता पक्ष ऐसा नहीं करता। कभी आज तक का आप इतनी बड़ी एंकर हैं, कभी आपने देखा है कि सत्ता पक्ष सदन न चलने दें? कितना नुकसान होता है देश का, कितना राजस्व का नुकसान होता है। तो मुझे लगता है कि सरकार को, इस सरकार ने जिस प्रकार से हमारे प्रधानमंत्री बाहर विदेशों में जाते हैं, लोकतंत्र की बात करते हैं, अगर लोकतंत्र की बात है, विपक्ष का नेता कोई अपनी आवाज उठाता है, उस आवाज को ईडी और सीबीआई के माध्यम से दबा दिया जाता है। तो कोई ऐसा भारतीय जनता पार्टी का मुझे नहीं नजर आता कि कोई नेता ऐसा हो जिसपे कोई ऐसे आरोप लगे हो। हाँ, जिन पे आरोप लगे और वो भारतीय जनता पार्टी में चले गए, जैसे शिवेंदु अधिकारी, मैं पश्चिम बंगाल की बात करता हूँ, उनके ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने भ्रष्टाचार की बात तो ये सारे मुद्दे तो आप बहुत टाइम से गिना रहे हैं सर, लेकिन उसके बावजूद भी कांग्रेस, अगर हम कर्नाटक को छोड़ दें या हिमाचल को छोड़ दें, तो बाकी और जगह पर देखें तो स्थिति अभी भी मजबूत नहीं हुई है। उस जमीन अभी तक वापस नहीं आई है कांग्रेस। ये चीजें तो आप बहुत लंबे समय से। अब अगला नेक्स्ट क्या, विपिन शर्मा जी कुछ कहना चाह रहे हैं? जी भाई, आपसे एक सवाल, एक बात के साथ मैं आपके साथ इत्तेफाक रखूंगा, आप मेरे बड़े अच्छे मित्र हैं, कि अगर आप लोग या विपक्ष की बात करें कि विपक्ष ये आरोप लगाता है कि भाजपा के पास ऐसी कौन सी वॉशिंग मशीन हाथ लग गई है कि बाकी राजनीतिक दलों के दागी नेता अगर उनके दल में शामिल हो जाते हैं तो वो सारे दाग अच्छे लगते हैं उनको, वो तो तमाम पार्टियां धो देती है दाग सारे। हाँ, तमाम पार्टियां धोती हैं। लेकिन मैं एक सवाल आम आदमी पार्टी नहीं, एक आम आदमी, एक नागरिक होने के नाते मैं पूछना चाहूंगा कि ये, क्योंकि आपने उस बात का हवाला दिया अभी ईडी सीबीआई की कि उनके पीछे लगा दिए जाते हैं, ये जो टिप्पणी करी थी माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने, एपेक्स कोर्ट ऑफ द कंट्री, द सुप्रीम कोर्ट, जब उन्होंने ये ऑब्जर्वेशन करी थी ये सीबीआई क्या है, ये वो तोता है जो पिंजरे में बंद है, तो वो किसका कार्यकाल था? तो मैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी या भाजपा, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मेरे मित्र साथ बैठे हैं मेरे, तो वहां पर ये आरोप बाकी विपक्ष लगाता था कि यहां पर उनका खौफ दिखा के समर्थन जुटाया जाता है। तो मैं चाहूंगा थोड़ा सा आप चाहे संक्षेप में, मेरे को मौका दिया निदा जी ने, तो इसलिए मैंने अपने आप को रोक नहीं पाया। मतलब कुल मिला के कहने का मतलब यह है कि अपने अपने राज्य में सबने दुरुपयोग किया है। लेकिन मैं विपिन जी की बात का उत्तर दे दूं, ये तो विपिन जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो बड़े रिस्पेक्टफुल आदमी है। ये जिस प्रकार से इसमें तो ये मेरी बात मानेंगे कि टाइमिंग पे सवाल है। जब टाइमिंग की बात कर रहा हूँ, जिस राज्य में चुनाव होता है, आपने कांग्रेस की सर्वोच्च न्यायालय की बात की, तोते की पिंजरे की बात की, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिस राज्य में चुनाव हुआ, चाहे मध्य प्रदेश का हुआ हो, चाहे पश्चिम बंगाल का हुआ हो, चाहे राजस्थान का हुआ हो, चाहे कहीं का भी हो, टाइमिंग मेरा प्रश्न टाइमिंग पे है। उसी टाइम में क्यों? जब आप पहले से आप प्रिपेयर नहीं हो, चुनावी जब इधर चुनाव का तिथि घोषित होती है और आप उस सरकार के जवाब ले लेते हैं। आलोक जी बहुत देर से कुछ नोट कर रहे थे, लिख रहे थे, आज जवाब ले लेते हैं आलोक जी से। आलोक जी पूरी तैयारी के साथ आ जाएं। जी आलोक जी, आप ऐसा क्यों करते हैं कि अपनी, मतलब चाहे भले हम जीते न जीते, लेकिन सरकार तो हमारी ही बनेगी, आएगा तो मोदी ही, भले चाहे ईडी लगानी पड़े या हमें कोई और सीबीआई की टीम लगानी पड़े। हाँ। अभी वरिष्ठ पत्रकार विपिन जी ने कहा कि बंद पिंजरे में तोता किसके रेजिम में कहा गया था। चलिए दूसरी बात कि ये कह रहे हैं कि हम दुरुपयोग कर रहे हैं, हम सरकार बना रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं अपने 60 साल के कार्यकाल में कांग्रेस सरकार ने 48 बार विभिन्न राज्यों की सरकारें गिराने का काम किया। उसका इनके पास कोई जवाब है? और रही बात लोकतंत्र की और संविधान की बात करने वाले, तो इमरजेंसी किसके पीरियड में लगा था? लोकतंत्र की धज्जियां कब उड़ी थी? सारे स्वच्छ नेताओं को जेल में उठाकर किसने बंद कर दिया था? ठीक है। हाँ। इसका ये काला अध्याय आप ही के रेजिम का है। जल्दी से एक लाइन में पूरा कीजिएगा, फिर जल्दी से। एक लाइन में इन्होंने इमरजेंसी की बात की और इमरजेंसी में उसके बाद हमारे चुनाव हो, हमारी पराजय हो, वो घोषित इमरजेंसी थी। स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी ने घोषित इमरजेंसी लागू की थी देश की स्थिति। वो सही था और वो डेमोक्रेटिक था, वो संविधान की धज्जियां नहीं उड़ा रहा था। आप बीच में बोल रहे हैं। मैं कह रहा हूँ आपने इमरजेंसी लगा रखी है घोषित, हमने तो घोषित इमरजेंसी लगाई थी।
भारतीय जनता पार्टी ने अघोषित लगाई है, अघोषित। जिस प्रकार से व्यापारी परेशान है, जीएसटी, नोटबंदी, जिस प्रकार से आप काम कर रहे हो, इससे कहते हैं अघोषित। और भारत 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में खड़ी है। कैसे सहमत हुए, उस पर अली अब्बास वर्ल्ड बैंक और IMF का रिपोर्ट है, इंडिया इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी। ये बड़ी बैठक, इसमें क्या क्या बड़े फैसले लिए जाते हैं? क्या लग रहा है कि क्या वाकई में अब दलों और नेताओं की भूमिका पर चर्चा होगी कि आखिर किसे क्या जिम्मेदारी सौंपी जाएगी? देखिए, सभी पार्टी के नेता समझदार हैं और उन्हें सबको मालूम है अपनी अपनी जिम्मेदारी का। ऐसी कोई नई बात नहीं होने जा रही। उत्तर प्रदेश में हम सबसे बड़े विपक्षी दल हैं और सबसे मजबूत हैं, और हमारा प्रण ये है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष की प्रण ये है कि हम अपने दम पे, बाकी हमें जो साथ मिल रहा है उससे वो सोने पे सुहागा है। जो विपक्षी दल इकट्ठे होकर सब साथ लड़ रहे हैं, तो हम 80 के 80 सीटों पे जो है भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करेंगे और कोशिश ये करेंगे कि हम सब सीटों पे इनको हराएं। ठीक है विपिन शर्मा जी, देखिए कई बड़े चैलेंज हैं, चाहे हम कांग्रेस इस गठबंधन की बात कर लें या फिर हम बीजेपी की बात करें। बीजेपी के लिए भी चुनौती है अगर पूरा विपक्ष एकजुट हो जाता है तो, लेकिन यहाँ पर जो ये विपक्ष की कहा जा रहा है कि पूरा एकजुट होगा, एकता का संदेश देगा, तो खुद विपक्ष के लिए भी बहुत बड़ी चुनौती है। आपको क्या लग रहा है सबसे बड़ी जो चुनौती है वो यही है कि दरअसल अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस पार्टी यानी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को कैसे एकजुट किया जाएगा, क्योंकि अभी से बहुत ज्यादा मनमुटाव दोनों में देखने को मिल रहा है? देखिए ये वक्त की बात है ये, क्योंकि ये अभी वो ऐसा होना नहीं चाहिए था, क्योंकि शुरुआती दौर था तो वहां पर ये उम्मीद लगा रहे थे, क्योंकि अच्छे खासे अरविंद केजरीवाल नाराज हैं। और खास तौर पे मैं जरूर उस बात को उल्लेख करना चाहूंगा जो अपने भाषण में रामलीला मैदान से उन्होंने जो शब्द इस्तेमाल करे थे प्रधानमंत्री के लिए, चौथी पास राजा, तो भले ही उन्होंने नाम नहीं लिया, लेकिन समझने वाले समझ के, जो ना समझे वो उनकी अपनी समझ। बहरहाल देखिए ये बात तय है कि एक बात समझ लेनी चाहिए कि इस समय जो देश के सामने चुनौतियां हैं कि खास तौर पे कोरोना काल के बाद जब सदी की सबसे बड़ी महामारी आई, वहां पर टीके को लेके अलग राजनीति हुई और वो हमें अपनी आबादी को भी मद्देनजर रखना चाहिए। इस समय राह किसी के लिए आसान नहीं है कि अगर हम ये बोलें कि भाजपा की राह आसान है, सवाल ही पैदा नहीं होता। दूसरी बात, अगर विपक्ष की बात करें, रजामंदी तो एक बात है कि क्या किसको प्रधानमंत्री बनाएंगे, वो मुझे लगता नहीं, बार बार हम लोग उसी पे चर्चा कर रहे हैं, ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। वो नहीं, वो तो जब विपक्ष ठान लेगा कि यहां पर एक का नाम पक्का कर देंगे तो वो उस पे मोहर लग जाएगी। लेकिन मुद्दा यह है कि रणनीति क्या है, क्योंकि अंत में वोट किसने देने हैं। विदेशी भूमि पे जाके ना भाजपा को वोट समझ लेना चाहिए, क्योंकि बड़ी जरूरी बात मैं बोलूंगा इस चर्चा में। देखिए विकास की अपनी अहमियत है, विकास को तवज्जो मिलनी चाहिए, ये किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन आज भी 21वीं सदी में भी धर्म आस्था की अपनी अहमियत है। वो अलग बात है कि 9 नवंबर 2019 जब राम मंदिर का फैसला आया था तो ये उम्मीद देश ने लगाई थी, अब कम से कम मंदिर मस्जिद से ऊपर उठकर हम लोग केवल और केवल विकास सौहार्द की बात करेंगे। फिर भी हमें कुछ घटनाएं देखने को मिली जो जो बहुत दुखद है। लेकिन अभी इस समय संकल्प होना चाहिए कि हिंदुस्तान, क्योंकि ये एक बात है, इसमें सब इत्तेफाक रखेंगे कि सब चाहते हैं कि हमारा देश, हमारा मुल्क आगे बढ़े, तरक्की करे और महाशक्ति बने। और खास तौर पे अगर प्रधानमंत्री ये सपना साझा कर रहे हैं कि इकोनॉमी भी $5 ट्रिलियन बनेगी और वो दिन भी दूर नहीं जब हिंदुस्तान की इकोनॉमी तीसरे स्थान पर आएगी, तो यहां पर उसमें सबकी भूमिका होगी। ये कहीं कि कांग्रेस पार्टी की भूमिका नहीं होगी, सवाल ही पैदा नहीं होता। जो बस अंत में ये बोलूंगा, जो टीकाकरण अभियान हुआ या कोरोना काल से उबर पाए, उसमें केवल सरकार नहीं, एक आम आदमी ने अपनी भूमिका निभाई, विपक्ष ने अपनी भूमिका निभाई, पूरे देश ने तपस्या करी थी, तब जाकर हमारा देश कोरोना काल से उभर पाया। बिल्कुल ठीक है। अजय जी देखिए, जब 2024 की हम बात करते हैं तो 2024 के लिए गैर बीजेपी दलों के सामने मोदी को रोकने के लिए कई बड़े चैलेंजेस हैं। ये बात आपको माननी पड़ेगी, कांग्रेस को माननी पड़ेगी। लेकिन ऐसे में सब लोग जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल का रुख देख रहे हैं, तो सवाल यह है कि 2024 में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में डील क्या होगी, किस बात पर सहमति बनेगी, या फिर जो मनमुटाव से दूर कर लेंगे चुनाव आते आते?
देखिए, मैंने कहा समय बताएगा निदा जी, हमारा शीर्ष नेतृत्व तय करें, मुझे अथॉरिटी नहीं है, लेकिन हमें इतनी उम्मीद है, उम्मीद पे दुनिया कायम है निदा जी। हमने कहा ना कि हम मुद्दों पे चुनाव लड़ेंगे, और जिस प्रकार से आपने केजरीवाल साहब का नाम लिया या अन्य दलों के सहमति बनती नहीं बनती, ये समय बताएगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को चिंता करने की जरूरत नहीं है। मुझे तो उनका अच्छा लगता है। अभी आलोक जी जब बात कर रहे थे, इन्होंने केजरीवाल का नाम लिया, विपक्ष की बात की, हमें खुशी है। ये लोकतंत्र की खूबसूरती है कि आलोक जी को चिंता कितनी है हमारी। अगर अब वो अपनी पार्टी में ध्यान दें कि उनको चुनाव कैसा लड़ना है, जैसे नड्डा साहब ने बोला, अपने सांसदों को फटकार भी लगाई कि आप अपने जमीनी स्तर पे जाओ और जिनके काम पेंडिंग है, पेंडिंग काम पूरे करो, अपने काम पे ध्यान दें। लेकिन मुझे अच्छा लगता है कि भाजपा के जो प्रवक्ता नेता आते हैं वो हमारा भी ध्यान रखते हैं और हम इनकी सलाह मान लेंगे। अगर आलोक जी हमें सलाह देते हैं कि मोदी जी को रोकने के लिए हम तरीके से विपक्ष को एक करें, तो आलोक जी की बात हम साकार करेंगे, हम मिलकर काम उनकी करेंगे। सलाह पे मत जाएगा, वो तो बहुत बहुत बड़ी सलाह देते हैं, वो तो एकदम कांग्रेस मुक्त भारत की सलाह दे देते हैं। उनकी सलाह पे मत जाइएगा सर, नुकसान उठा जाएंगे। नहीं उन्होंने कहा हाँ। तो चिंता की है, ये चिंता इतनी अच्छी चिंता करती है भारतीय जनता पार्टी, अपने घर की चिंता कर रही, साथ में हमारे घर की चिंता कर रही है। ठीक है आलोक जी क्या लग रहा है, अगर एक हो भी गया विपक्ष तो क्या तब भी मोदी जी जाएंगे 300 प्लस? देखिए, हमने देश को विश्व की सबसे बड़ी 5वीं अर्थव्यवस्था में खड़ी की है। अभी लेटेस्ट 15 दिन पहले का वर्ल्ड बैंक और IMF इसका रिपोर्ट है NDSC का कि इंडिया इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, और इसी रफ्तार को उन्होंने जारी रखा तो 2024 के अंत तक ये $7.5 ट्रिलियन क्रॉस करने की भी क्षमता रखते हैं। ये सारी चीजें ऐसे थोड़ी हो गई हैं। उसके बाद 11.72 करोड़ शौचालय का निर्माण, 7 करोड़ घरों का निर्माण, आवास, बिजली, उसके बाद मेडिकल, सारे लोगों को फैसिलिटी, और 27 किलोमीटर प्रतिदिन की रफ्तार से रोड का निर्माण, हाईवेज का निर्माण, दूर दराज पहाड़ों के दुर्गम जगहों पर रोड चले गए, एयरपोर्ट्स का विस्तारीकरण, 3.5 लाख नौकरियां रेलवे में, उसके बाद प्रधानमंत्री ने 75,000 नियुक्ति पद बांटे, उसके बाद MSME में लाखों करोड़ों लोगों को रोजगार मिल रही है। ये क्या बात कर रहे हैं? और ये कह रहे हैं कि देश बैठा हुआ है, हर दूसरे आदमी के हाथ में एंड्रॉइड फोन है। कोई भी 4 चक्का के लिए जाइए 4 व्हीलर में 6 महीने की वेटिंग है। ये खरीद कौन रहा है फिर? अगर देश गरीब है तो ये खरीद कौन रहा है? ठीक है अली, रेलवे में कितने पद खाली हैं? रेलवे के कितने आंकड़े बताएं लोग जी, तो मैं देता हूँ। रेलवे में कितने प्रतिशत खाली हैं बताएं आप? रेलवे में कितने, आप क्यों नहीं देते? रोजगार की क्यों नहीं दे रहे आप रेलवे में? अरे अगर आप इतने ही अच्छे थे तो आपके सारे बड़े नेता बेल पे क्यों हैं? किसी न किसी केस में जमानत पे क्यों हैं? क्यों आपको देश की जनता ने क्षमता कर दिया? इसका कोई जवाब है आपके पास? क्यों आपकी देश की जनता ने आपको क्षमता कर दिया? देखिए, अगर उत्तर प्रदेश की हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में समाजवादी, देखिए पहले नंबर पर बीजेपी आती, दूसरे नंबर पर समाजवादी पार्टी आती। क्या इसका फायदा उठाने की कोशिश अखिलेश करेंगे अपने आप को और ज्यादा मजबूत दिखाने के लिए? देखिए, हम पहले से इतने मजबूत थे और हैं, लेकिन हमारे साथ जो हमने मुकाबला किया है वो ED से भी हम लड़े हैं, CBI से भी हम लड़े हैं, और विपक्षी चक्रव्यूह जो रचा गया था उससे भी लड़े हैं, सरकारी मशीनरी से भी लड़े हैं, वरना आज हम सरकार में होते। और जहां तक हमारे भाई वत्स जी बोल रहे हैं कि देश ने इतनी बड़ी तरक्की कर ली, तो 80 करोड़ जो हमारे देश के भिखारी बना दिए गए हैं, देश के नागरिक गरीबों को जो हकारत की नजर से देख रहे हैं और 5 किलो अनाज के ऊपर उन्हें छोड़ रखा है, तो ये कौन सी इकोनॉमी की बात कर रहे हैं? देश में गरीब, देश में गरीबी इन्होंने बढ़ा दी है, देश को बहुत ज्यादा, देश के गरीबों को जो है इन्होंने कटोरा हाथ में दे दिया है, कटोरा हाथ में दे दिया है, और उसकी बात कर रहे हैं कि आप इकोनॉमी बन रहे हैं। कौन सी इकोनॉमी की बात कर रहे हैं? जिस तरीके से विपिन शर्मा जी, जिस तरीके से लालू यादव का हमें ये अंदाज दिखा, हालांकि वो इस अंदाज में, इस मूड में बहुत लंबे समय बाद हम सबको दिखे, लेकिन भरी मीटिंग में जब तमाम सारे दल एकजुट होने की कोशिश कर रहे थे, चुनाव की चर्चा ना होके, बीजेपी को रोकने की बात ना होके, मोदी को कैसा हराना इस पर कोई विचार विमर्श ना होकर, उनका ध्यान सिर्फ इस तरफ होना और राहुल गांधी को सीधे सीधे ये समझाना कि आप शादी कर लीजिए और आप दूल्हा कब बनेंगे, बाराती बनने को हम तैयार हैं। क्या लग रहा है इस समझाइश का इशारा लालू का आखिर किस तरफ था?
देखिए, मैंने वही बात उस बात को दोहराऊंगा कि लालू प्रसाद जी की अगर कोई भी बात बोलते हैं उसके पीछे मायने होते हैं। हाँ। और उसको हम हल्के में लेंगे तो ये हमारी खुद की समझ है। तो यहाँ पर निश्चित बात, क्योंकि वो जो असली मुद्दों पे जो बातचीत होनी थी, क्योंकि ये कॉमन मिनिमम प्रोग्राम क्या बनेगा, क्या रोड मैप होगा, क्या कौन नेता, वो सीट शेयरिंग तो बात की बातें हैं, वो अगली बैठक में होगा। लेकिन ये एक सरसरी तरीके से एक शुरुआती बैठक थी, तो यहाँ पर उसको एक लाइटर मूड में लाने की कोशिश करी उन्होंने, और इसी के लिए जाने जाते हैं। बहरहाल मुद्दा यह है कि मेरा, देखिए, मैं बतौर पत्रकार जो ध्यान मेरा केंद्रित हो रहा है वो हो रहा है कि यहाँ पर हम लोग एक तरफ सपना संजो के बैठे हैं कि हिंदुस्तान को महाशक्ति बनाना है, विश्व गुरु बनाना है, आत्मनिर्भर बनाना है, और उधर से अगर हम अरविंद केजरीवाल जी की बात करते हैं, बड़े सम्मानित नेता हैं, तो वो बात बोलते हैं कि दिल्ली को पेरिस सिंगापुर बनाना है। तो ऐसा ना हो कि यहाँ पर इस तनातनी में, इस तकरार में, केंद्र सरकार, राज्य सरकारों में, विपक्ष में और भाजपा में, ऐसा ना हो कि वो दिन आ जाए कि जो ICMR का जो आंकड़ा है कि हिंदुस्तान के जो डायबिटीज के केस बढ़ रहे हैं जिस रफ्तार से, और दूसरी बात कि यहाँ पर जो ड्रग, दिल्ली एक ड्रग हब बन गया है, तो वो ये बड़ा चिंता का विषय है। तो यहाँ पर मुझे लगता है कुछ मुद्दों पर अगर सकारात्मक बात हो, जो भी विपक्ष हो, सत्ता पक्ष हो, तो वहां पर अगर एक मत इनकी हो, कुछ मुद्दों पर जो जनमानस से जुड़े हो, राष्ट्र हित से जुड़े हो, तो वहां पर आप हिंदुस्तान चीन के मुद्दे पे बात करना चाहें, वहां पर सरकार को अपना रुख साफ करना चाहिए, बैठक होनी चाहिए, अपना संयुक्त बैठक। लेकिन साथ साथ अगर हम सेना के शौर्य पे भी सवाल उठाएंगे, सर्जिकल स्ट्राइक पे सवाल उठाएंगे, तो वहां पर सेना का मनोबल कम होता है। तो सकारात्मक विचार। आप सब मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, आलोक बस जी, अजय अरोड़ा जी, अली अब्बास तकाज़मी साहब।